बच्चों, मैं वनिता श्रीवास्तव उपस्थित हूँ आपके साथ कार्बन एवं उसके यौगिक रिवीजन पार्ट 2 में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। तो पार्ट 1 में हमने कार्बन के विशिष्ट गुणों के बारे में समझा था, जिनमें से एक गुण था बंध की प्रकृति। तो आज पार्ट 2 में हम बंध के बारे में जानेंगे कि बंध होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। ये सारे टॉपिक्स को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है रासायनिक बंध। बंध मतलब बंधना। बेसिकली जब भी कोई जो तत्व है, जो आयन है या ग्रुप है, वो आपस में जुड़ते हैं तो उस जुड़ाव को ही रासायनिक बंध कहा जाता है। तो रासायनिक बंध बेसिकली आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजक बंध और तीसरा है उप सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध के विषय में हम बात करेंगे। बेसिकली पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बंध आखिर बनते क्यों हैं। तो बंध बनने की मेन रीज़न होती है अष्टक पूरा करना। हर तत्व चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो और उन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या फिर जो कम पड़ रहे हैं 8 में उनको ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने की प्रक्रिया में उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है, कुछ आवेश आ जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को कोई तत्व त्याग रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक्स्ट्रा ऋण आवेश उसके अंदर आ गया है। अब दूसरी प्रवृत्ति प्रत्येक तत्व की ये होती है, प्रत्येक वस्तु की यह होती है कि वो उदासीन रहना चाहता है, आवेशित नहीं रहना चाहता है। अब यदि किसी के ऊपर पॉजिटिव आ गया है या किसी के ऊपर नेगेटिव आ गया है तो उसकी प्रवृत्ति यही रहेगी कि उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाए और वो उदासीन अवस्था में चला जाए। इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि एक धनावेश दूसरे ऋणावेश के साथ में जुड़ जाता है जाके, जिससे धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तरह से बनता है आपका रासायनिक बंध। सबसे पहले हम आयनिक बंध की बात करेंगे, जहाँ पे आयन आपस में जुड़ते हैं, जिसमें Na है, NaCl के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो Na में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन को जब हम नील बोर के नियम से तोड़ेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और फिर तो 8 2 10, 11 में से 10 गए, 1 बचा। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्लोरीन की बात करें तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो हम इन्हें तोड़ेंगे, पहली कक्षा में 2n² के हिसाब से, दूसरी कक्षा में 8 और 8 2 10 हो गए, 17 में से 10 गए तो 7 बचा। बाह्यतम कक्षा में इसके 7 है। अब बताइए, इसको बाह्यतम कक्षा में अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 ऑप्शन है, या तो ये यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले और या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे। अगर 1 को बाहर कर देगा तो बाह्यतम कक्षा ये हो जाएगी, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बाह्यतम कक्षा में। अब क्या आसान है, 7 को बुलाना या 1 को छोड़ना? बताइए। ऑब्वियसली 1 को छोड़ना आसान है। तो Na क्या करेगा? Na अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ देगा। वहीं अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसके पास बाह्यतम कक्षा में 7 हैं, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 को ग्रहण कर ले और या तो 7 को त्याग दे। अब बताइए, 7 को छोड़ना आसान है या 1 को ग्रहण करना? तो 1 को ग्रहण करना आसान होगा। यहाँ पे क्या होगा कि Na जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और प्लस धनावेश बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्लोरीन के पास कितने हो गए? बाह्यतम में 7 हो गए, और इस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेगा। ठीक है, इसको ये ग्रहण कर लेगा। इस तरह से हम देखेंगे कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? ताकि इनका जो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश, ये उदासीन हो जाए। तो ये जब आपस में जुड़ेंगे तो इनके ऊपर के चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, और इस तरह से एक आयनिक बंध Na और Cl के बीच
बन जाएगा और इसे आयनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आयनिक। दूसरा केस होता है जिसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ पे साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉनों की। जैसे हाइड्रोजन HCl का फॉर्मेशन हम देखेंगे यहाँ पे, तो H में 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl में 17 इलेक्ट्रॉन है। इसको तोड़ेंगे तो 2,8,7 बनेगा और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, ये आपस में साझेदारी कर लेंगे। अब इससे होता क्या है कि हाइड्रोजन अगर एक त्याग देता तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव आता, बट इसके पास कुछ भी नहीं बचता तो इसका ना तो अष्टक पूरा हो पाता, और हाइड्रोजन के पास पहली ही कक्षा होती है, इसलिए इसे अष्टक नहीं डुप्लेट पूरा करना होता है। 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में से चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है जब इसको आवश्यकता होगी तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा, और इसको जब आवश्यकता होगी तो इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन इसका मिल जाएगा, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ये साझेदारी होती है एक तरह से इलेक्ट्रॉनों की सहसंयोजक बंध में। सहसंयोजक बंध को इस तरह से दर्शाते हैं, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बाहर लिखते प्रदर्शित करेंगे किसी भी एक सिंबल से, डॉट से, स्टार से, या फिर और कई सारे सिंबल्स बनाए जा सकते हैं। तो और इनके जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉमन गोले में आने चाहिए। जैसे वेन आरेख हम खींचते हैं और बाहर एक गोला बना देते हैं। अभी हम आगे टॉपिक में इसकी डिस्कशन डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब यदि हम सहसंयोजक बंध की बात करें तो सहसंयोजक बंध जो है, जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आपस में जुड़ रहे हैं, तो इनके बीच में जो बंध बनेगा वो एक इधर था इलेक्ट्रॉन और एक इधर था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितने बंध बने, 1 बंध बना। ठीक है, तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बंध बन के तैयार होता है। अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन की एक खासियत होती है कि कार्बन और कार्बन के बीच एक बंध तो बनता ही बनता है, मतलब 1-1 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग होती ही होती है। साथ में द्विबंध और त्रिबंध भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम बात करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे इथेन का। ठीक है, तो इथेन में क्या होता है, CH3CH3। ठीक है, तो यहाँ पे C के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें पता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे और इस तरह से कार्बन के हमने स्टार के रूप में बना लिए हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और अब हम हाइड्रोजन को लेंगे, तो हाइड्रोजन के पास हमने डॉट के रूप में बना लिया है। ये सारे हाइड्रोजन एटम हो गए। अब क्या होगा, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में हम इस तरह से सर्किल कर लेंगे। ठीक है, ये वाला और ये देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब इस कार्बन को 8 पूरे करने, तो 8 कैसे पूरे होंगे, देखिए 1 2 3 4 तो इसके ही हैं। इसके बाद इस हाइड्रोजन का 1, इसका 1, इसका 1, 3 हो गए, 4 3 7, और 8वां इस वाले कार्बन का हम साझा कर लेंगे। तो ये पूरे 8 इलेक्ट्रॉनों को एक गोले में कवर करते हुए हम इस तरह से बना देंगे। यहीं पे इस कार्बन की बात देखें तो इसे 8 चाहिए बाह्यतम कक्षा में, तो 1 2 3 4 हो गए, और एक इसका हाइड्रोजन का 5 6 7, और फिर इस एक कार्बन का भी ले लेंगे, तब ये हो जाएंगे टोटल 8। ठीक है, इस तरह से जो उपसह संयोजक बंध बनेगा उसमें सभी के पास जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें एथीन की। तो एथीन क्या होता है, CH2CH2। अब यहाँ पे C के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 4। ठीक है, सबसे पहले जब हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इन्हें अगर हम पहले ओपन कर लें तो आसान रहता है। हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड है इस तरह से। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गए, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो हमें करना क्या होता है कि जितने बॉन्ड हैं इन बॉन्ड के दोनों हिस्सों पर इलेक्ट्रॉन रख देने होते हैं और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है, 1 2। ठीक है, इसके बीच एक बॉन्ड था तो दोनों हिस्सों पे इलेक्ट्रॉन रख देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रख देंगे। यहाँ पे एक बॉन्ड था, 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। यहाँ पे चूँकि 2 बॉन्ड थे तो एक लाइन के इधर उधर एक हो गया और यहाँ पे एक और हो गया, तो ये द्विबंध बन के तैयार हो गया। ठीक है,
इस तरह से हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे और इस कार्बन के 8 पूरे करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। द्विबंध एथीन का द्विबंध जिसमें पाया जाता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH, लाइक इसका नाम है एसिटिलीन, ठीक है, या फिर IUPAC नाम है एथाइन। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कैसे IUPAC नाम लिखा जाता है। अब इसको हम खोलने की कोशिश करेंगे तो हम क्या पाते हैं, C और C के बीच 3 बॉन्ड हैं और हाइड्रोजन के साथ में इसका 1 बॉन्ड बना हुआ है। तो हमें करना क्या है, जितनी भी रेखाएं हैं उनके दोनों तरफ मतलब रेखाओं को हटा देना है और उनके दोनों तरफ डॉट रख देना है, ठीक है। तो पहली रेखा के बीच 2 डॉट, ठीक है, दूसरी रेखा के बीच 2 डॉट, तीसरे के बीच 2 डॉट, फिर C आ गया। C और H के बीच में 1 बॉन्ड है तो 2 डॉट हो जाएंगे, और ऐसे ही यहाँ पे H और C के बीच है 2 डॉट रख देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन का ये पूरा हो गया डुप्लेट, और ये हो गया देखिए ऑक्टेट पूरा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसी तरह इसका पूरा हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये एथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। अब तीसरा आता है उपसह संयोजक बंध। होता क्या है, कभी कभी सह संयोजक बंध बना लेने के बाद भी जो एक सेंट्रल मेटल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। जैसे NH3 की बात करें तो NH3 को हम एक बार खोल के देखते हैं। NH3 में N से इनके आसपास 3 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। मैंने बताया जो बॉन्ड बनेगा उसके दोनों एंड पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 है नाइट्रोजन के, है ना। अब नाइट्रोजन के पास टोटल होते कितने, नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु संख्या 7, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2, 7 में से 2 गए, कितना बचेगा 5, राइट। कितना है 5, चाहिए कितने 8 चाहिए, राइट। 8 चाहिए, 5 हैं, तो हम क्या करेंगे 3 को ग्रहण करेंगे, है ना। तो 3 को इसने क्या किया, हाइड्रोजन से ग्रहण कर लिया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, 3 ही बिजी हुए सॉरी, टोटल 5 थे, 3 बिजी हुए, बच्चे कितने हैं 5 में से जब 3 बिजी हो गए तो 2 इसके पास बचे हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं। तो एक भटकता हुआ बेचारा हाइड्रोजन आएगा इसके पास, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है मतलब इसके पास जो इकलौता इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने त्याग दिया है। तो अगर भटकता हुआ आएगा कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ दे दो हमको भी, और इससे चाहिए कितने 2, तो इसके पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो जो कहेगा जाओ भैया जी लो अपनी ज़िंदगी, उधार दे देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ये इससे हमेशा जुड़ा रहेगा क्योंकि इसने इसको उधारी दी है। और ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। अब चूँकि 2 रुपये की कमी इसके पास थी, 2 रुपये इसने इसे दे दिया, एक की कमी थी, वो इसके ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज अब नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। इस तरह का आपका उपसह संयोजक बंध होता है। अब अगला टॉपिक हमें देखना है, हाँ, यहाँ से जो हमने देखा एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, इससे रिलेटेड एक आता है संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। इनकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो असंतृप्त यौगिक और संतृप्त यौगिक में क्या अंतर होता है, अगर किसी यौगिक में सारे कार्बन और कार्बन, जितने भी कार्बन हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, या जितने भी एटम हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो उस ऐसे को संतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक है। और यदि कहीं भी द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है तो उसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है। जैसे कि एथेन की बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, संतृप्त या असंतृप्त, बताइए। इसमें 2 C हैं, C के बीच कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो कैसा है ये, संतृप्त है, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी बात करें एथीन की, तो यहाँ पे CH के बीच सिंगल, इधर सिंगल, इधर सिंगल, इधर, बट यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो ये असंतृप्त यौगिक हो जाएगा। अगर हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये असंतृप्त है, और अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो वो संतृप्त है। कैसे परिभाषित करेंगे, वे यौगिक जिनमें सभी बंध एकल बंध होते हैं संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं वे असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। अब हम
बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान होता है, बस ऐसे ही देखने में अगर थोड़ी सी बारीकियों को आप ध्यान देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना बनाना बहुत ही आसान होता है। देखिए जैसे CO2 है, तो C के पास बाह्यतम कक्षा में कितने, हमें वैलेंसी याद रहनी चाहिए। आपको याद होगा क्लास में हमने पूरा पीरियोडिक टेबल को याद कर रखा है, वैलेंसी याद कर रखी है। एक बार फिर से हम वीडियो भी डाल देंगे, जैसे पर आपके पास नोट्स हैं, आप उन्हें रिवाइज कर लेंगे। जैसे पहला जो फर्स्ट जो टेबल होता है, ग्रुप होता है, उसमें आपका क्या है, हे लीची नाखारब कोसेगा फिर, तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, इस तरह से सोडियम, जो भी पूरे आते हैं इनका +1 होता है। ये सारे हमने बताए थे, +1 +2 किस तरह से याद करने, पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद है। इसलिए आपको जब तक वैलेंसी नहीं याद होगी तब तक कोई भी बिंदु संरचना बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे हमें कार्बन की वैलेंसी पता है 4 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी पता है 2 होती है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 2 बंध बन जाएंगे, दूसरे ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध बन जाएंगे। कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 4, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, ठीक। वैलेंसी जितनी होगी उतने बंध बनेंगे, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेरी इजी। हमने अभी देखा क्या करना है, इन डंडों के दोनों तरफ डॉट रख देना है, डंडे हटा देने हैं, वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या करना है, देखिए ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, C और O के बीच कितना बॉन्ड था, यहाँ पे 1 है, तो दोनों तरफ बिंदी रख दी, दैट्स इट। यहाँ पे दोनों साइड बिंदी रख दी, वेरी सिंपल। इसी तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे, देखिए 1 बॉन्ड है, 2 बिंदी दोनों एंड पे, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 2 बिंदी दोनों एंड पे। अब इसके बाह्यतम कक्षा में 4 थे, तो हमें देखो 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ओके। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने थे, 6, तो हमें कितना दिख रहा है, 2, बाकी के 4 हम बना देंगे, 1 2 3 4। इसी तरह यहाँ पे भी बाकी के 4 हम बना देंगे। अब हमें गोला ऐसा बनाना है कि हर एटम के गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टक को पूरा करते हुए एक ये बन गया ये गोला, ठीक है। इसी तरह इस ऑक्सीजन को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसके और 7 8, इसको पूरा करते हुए एक गोला बना लेना है, ठीक है। इसी तरह कार्बन, इसके पास भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन लेते हुए गोला बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपका बन गया ये, देखिए, ठीक है। इसी तरह हम S8 को बनाएंगे, तो S8 एक रिंग की संरचना होती है, S का 16 होता है जो परमाणु संख्या है, तो इसको तोड़ते हैं तो 2 8 8 6 बनता है नील बोर के नियम से। बाह्यतम कक्षा में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हुई, ये 2 को ग्रहण करेगा तो 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक सर्कल टाइप का बनता है, रिंग टाइप की बनती है, 8 एटम्स की। इसको 1 2 3 4 5 6, इसको कैटनेशन कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनेगा 8, ठीक है। अब इनके बीच देखो, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक इस S का, दूसरा ये, इस S का एक ये, दूसरा ये, इसका एक ये, दूसरा ये, इसका एक ये, इसी तरह देखो, तो सबके 2 2 बॉन्ड बन गए, हर S पे 2 बॉन्ड हैं, 1 2, ठीक है। अब टोटल कितने हैं बाह्यतम में, 6, 4 और बन जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। बस जितने भी इसमें आपको दिख रहे हैं बॉन्ड्स, उनकी जगह पे इलेक्ट्रॉन रख देना है और बन गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। 8 S बना लिए और इनके सभी के पास 4 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए, ठीक है। ये 4 4 इलेक्ट्रॉन बन गए और अब इनके बीच में एक बॉन्ड था, तो ये दूसरा, ये एक एक बॉन्ड के लिए 2 2 बिंदियाँ, ठीक है। अब सभी का अष्टक पूरा करते हुए एक गोला, जब आप गिनेंगे तो सभी में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, ठीक है।
चलिए इस तरह से ये बन गया। अब हम CH2 का पहले ही बना चुके हैं, ये बना हुआ है, ठीक है। दोबारा से नहीं हम बनाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। HCl का भी पहले ही बना चुके हैं, ये बना हुआ है, ठीक है। अब आपको कुछ प्रैक्टिस कर लेने हैं जिससे कि आप सीख जाएं। जैसे कि आप CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का बना लें, और Cl2 का बना लें, और CH4 का बना लें। इन सब की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। और हाँ, CH3 CH2 OH का भी बना लें। चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और अगले टॉपिक पे बात करेंगे।